सो हेलो गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अर्बनाइजेशन एंड स्पेशली अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो अर्बनाइजेशन इन इंडिया को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है और ये क्या फिनोमिनन है। सो बेसिकली द रूरल एरियाज व्हेन दे आर डेवलप्ड टू द एक्सटेंट दैट दे बिकम एन अर्बन एरिया, इट इज कॉल्ड एज अर्बनाइजेशन। बट ये तो बहुत क्रूड मीनिंग हो गया, बहुत सिंपल टर्म्स में। इसको और डिटेल में जब देखेंगे तो हम लोग इसके कुछ फैक्टर्स देखेंगे कि कितनी चीजें होनी चाहिए एक अर्बन एरियाज में। तो वो सारी चीजें, बट बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज कॉल्ड एज अर्बनाइजेशन। और अर्बनाइजेशन उन कंट्रीज में ज्यादा फास्ट होता है जहाँ पे ग्रोथ होती रहती है। अब जिन कंट्रीज में ग्रोथ ही नहीं हो रही है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज को ले लो, सोमालिया ले लो, सूडान, और फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज, जिम्बाब्वे और ये सारी। तो जिम्बाब्वे फिर भी ठीक है, बाकियों से बेटर है बट बहुत अच्छी भी नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन, उन कंट्रीज में अर्बनाइजेशन ज्यादा नहीं हो पाता। बट कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, देन जापान, यूएस, यूके, ये तो आप जानते ही हैं, वहां पे अर्बनाइजेशन, ये सब अर्बनाइजेशन के सेंटर्स हैं। सो अर्बनाइजेशन उन्हीं कंट्रीज में ज्यादा होता है जहां पर इकोनॉमीज ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के साथ अदर एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो है वो भी ग्रो कर रही है। मतलब ये इनको हेल्प करने वाली जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी ग्रो कर रही है। तो ऐसे में होता क्या है ना, जो रूरल एरियाज से जो लोग होते हैं ना, कई बार माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज में, और अर्बन एरियाज में प्रेशर बढ़ने लगता है। और ये चीजें बहुत बहुत देखने को मिलती है। और आप भी देख सकते हो कि अभी जैसे हम अगर मुंबई में है, तो मुंबई में आपको देखने को मिलेगा कि कंट्री वाइड पीपल आर कमिंग टू मुंबई एंड स्टेइंग हियर फॉर लाइवलीहुड एंड ऑल्सो फॉर देयर बेटरमेंट ऑफ द लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्बनाइजेशन। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, urbanization is what? It is a movement of people from rural areas to urban areas. So when the rural areas they develop into urban areas, or when the people of rural areas sometimes migrate to urban areas, then urbanization occurs. And urbanization से फिर वो पर्टिकुलर एरिया डेवलप होना शुरू होता है। अब इसमें होता क्या है ना, कि लोग अपने घर बार को छोड़कर दूसरे सिटी में आ जाते हैं और वहां पे फिर काम करना शुरू करते हैं। अब इंडिया में अर्बनाइजेशन कैसे होती है? तो इंडिया में जो अर्बनाइजेशन होती है वो दो तरीके के टाउन्स होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ टाउन्स। एक होता है स्टैच्यूटरी, एक होता है स्टैच्यूटरी टाउन्स। जहां पर, अच्छा, स्टैच्यूटरी का मतलब बताते हैं। स्टैच्यूट मतलब कि जो एक लॉ से डिराइव्ड है, जहां पे एक बेसिकली कोई लॉ या एक बॉडी है जो उसको गवर्न कर रही है। तो स्टैच्यूटरी टाउन्स मतलब क्या होते हैं? जहां पे देर इज अ बॉडी विच इज गवर्निंग इट। तो कौन सी बॉडीज हो सकती है? म्यूनिसिपैलिटी हो गई, कॉरपोरेशंस हो गए, देन कैंटनमेंट बोर्ड्स हो गए, एंड नोटिफाइड टाउन एरिया कम्युनिटी। ये जो कैंटनमेंट बोर्ड्स होते हैं ये कौन से होते हैं? आपने कसौली का नाम सुना होगा, या कोई मिल गया मूवी देखा होगा, तो उसमें कसौली के ही वो जो पूरा सीन है वो कसौली का होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे कैंटनमेंट बोर्ड्स बनाए गए, और ये कैंटनमेंट बोर्ड्स कौन संभालता है? इसको मिलिट्री वाले संभालते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ बॉडी। सो बेसिकली जो सिविक बॉडीज होती हैं अलग अलग टाइप की, या तो म्यूनिसिपैलिटी, जैसे अभी हम मुंबई में रहते हैं तो यहाँ पे बीएमसी अंडरटेक करती है। आप थाने साइड जाओगे तो मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी। और फिर उसी तरीके से अलग अलग कॉर्पोरेशंस व्हेन दे अंडरटेक द रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउन, इट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी टाउन। और सेंसस टाउन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एज पर द सेंसस, जब कभी भी सेंसस हुई रहेगी तो उसमें तीन चार कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, तो उनको हम बोलेंगे सेंसस टाउन्स। जैसे अगर वहां पे मिनिमम 5,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, तो अगर 5,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन है वहां की, तो वो क्या है? सेंसस टाउन। दूसरा, सिर्फ 5,000 होना ही जरूरी नहीं है, और भी क्या जरूरी है कि 75% ऑफ द मेल मेन वर्किंग फोर्स इज एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ओके, तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो 75% मैन है वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। अगर 75% या उससे ज्यादा के लोग हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल काम कर रहे हैं, जैसे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में या टर्शरी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सेंसस टाउन्स। और क्या होता है यहाँ पे? जो लोगों की डेंसिटी होती है
वो मोर देन 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। सो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंसस टाउन्स। और स्टैट्यूटरी टाउन्स मतलब सिंपल, जिसको एडमिनिस्टर करने के लिए कोई बॉडी, सिविक बॉडी बनाई गई हो, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशन, कैंटनमेंट बोर्ड्स एक्सेट्रा। और ये सेंसस टाउन को फिर कौन रेगुलेट करता है? इनको रेगुलेट करती है रूरल लोकल बॉडीज या फिर पंचायत। सो आई होप आपको ये समझ गया होगा, दो तरीके के टाउन्स होते हैं अर्बनाइजेशन में, एक होता है स्टैट्यूटरी टाउन्स और दूसरा होता है सेंसस टाउन्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया में सेंसस टाउन्स एज पर 2001 सेंसस और 2011 सेंसस, हमें हमारे पास टाउन्स की पूरी लिस्ट है। तो देखो 2001 में इंडिया में 5161 टाउन्स थे, जिसमें से 3799 वर स्टैट्यूटरी टाउन्स एंड 1362 वर सेंसस टाउन्स। और 2011 सेंसस में इनका डेटा बढ़ गया, दोनों ही जगह से बढ़ गया, मतलब स्टैट्यूटरी भी बढ़ गया और सेंसस भी बढ़ा है, एंड ऑफ कोर्स टोटल भी बढ़ ही जाएगा। तो ये इन दोनों का ही टोटल है, ए प्लस बी। ये जो पार्ट है वो ए प्लस बी है टोटल दोनों का, ठीक है। और ये भी उसी तरीके से। तो नाउ करेंटली एज पर 2011 सेंसस, अगेन 2021 का सेंसस आना बाकी है, फॉर द सिंपल रीजन कोविड क्राइसिस आया था, तो उसके बाद से अभी पैंडेमिक के बाद, और अब तो इलेक्शन है 24 में, तो वो अभी भी होने के चांसेस बहुत कम है। सो अब आपको डेटा जो है देखने को आराम से 2025 में मिलेगा। तो देखते हैं। और ये क्या है फिर, करंट डेटा, अभी मतलब लास्ट डेटा 2011 सेंसस का यही है। आगे देखते हैं। द स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंसस टाउन्स इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में देर आर मोर देन लगभग लगभग 780 टाउन्स है, जहाँ पे क्या है, सेंसस टाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इंडिया में सबसे ज्यादा, अगर आपको सेंसस टाउन्स कहीं देखने को मिलेंगे तो वो कहाँ पे मिलेंगे? वेस्ट बंगाल में। और मिजोरम में एक भी सेंसस टाउन नहीं है। तो ये दोनों ही बहुत वास्ट, बोलते हैं ना, एकदम एक्सट्रीम केसेस है। वेस्ट बंगाल जहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसस टाउन्स है 780, और मिजोरम जहाँ पे है ही नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा विच इज गिवन इन योर बुक। आगे चलते हैं। ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का ग्रोथ कैसे हो रहा है? तो आप देख सकते हो एज पर द डेटा, कि ये डेटा आपको देखने को मिल रहा है 1951 में, देखो अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की? ओनली 62.4%। एंड नाउ इट इज 508.4 मिलियंस। सो 62.4 मिलियंस एंड 508.4 मिलियंस, ये इतना बड़ा जंप है। ये लगभग कितने हो गए, 62 मिलियन, 6 करोड़ के आसपास। और अभी ये 50 करोड़, 51 करोड़ के आसपास लोग इंडिया में जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है। और परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन देखें तो ये भी बड़ा है। देखो पहले ये कितना था, 17.3%, मतलब पूरे इंडिया का सिर्फ 17% लोग जो थे वो अर्बन एरियाज में रहते थे। एंड नाउ 35.87% ऑफ पीपल आर लिविंग इन अर्बन एरियाज। तो ये आपको ट्रेंड दिखा रहा है कि इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है, और ये आगे भी बढ़ता ही जाएगा। और धीरे धीरे देखो गांव भी डेवलप हो ही रहे हैं, और इसी तरीके से डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाएगा। और जैसा हमने पहले ही देखा था कि जो इकोनॉमीज ग्रो होंगी, जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा होगा, वहां पर क्या होगा, वहीं पर अर्बनाइजेशन ज्यादा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो ट्रेंड जो देखने को मिलेगा वो दो तरीके का ट्रेंड है। पहला ट्रेंड क्या है, सिटीज विथ मिलियन प्लस पॉपुलेशन। अच्छा, मिलियन प्लस मतलब 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन जो है वो सिटीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, कि देखो पहले 1991 तक सिर्फ 23 ऐसी सिटीज थी इंडिया में जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन था। बट अब 2022 में 48 सिटीज है टोटल। सिटीज विथ मिलियन प्लस पॉपुलेशन मतलब 10 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन की सिटीज जो थी इंडिया में, सिर्फ 23 थी 1991 में, और अब 48 है 2022 में। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ही। देखो ये कितना खूबसूरत सिटी लग रहा है, और इसी तरीके से और सिटीज, अर्बन एरियाज डेवलप होने वाले। आगे देखते हैं। पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स। तो टाउन्स को दो क्लासेस में बांटा गया, ऐसे तो बहुत सारे क्लास 1 2 3 4 5 6, ये एज पर द पॉपुलेशन है। पर हमें मेन हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है, क्लास 1 एंड क्लास 2 टाउन्स। तो क्लास 1 टाउन्स वो टाउन्स होते हैं जहां पे पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख। तो ऐसा देखा गया कि ऐसे टाउन्स मतलब क्लास 1 टाउन्स जो है वो बढ़ रहे हैं, उनका डेटा बढ़ रहा है, और ये इंक्रीजिंग नंबर पे चल रहा है। और क्लास 2 टाउन्स में
पॉपुलेशन जहाँ पे बिलो 1 लाख है बट अबाउ 50,000 है, तो ऐसे बाय एंड लार्ज कांस्टेंट है, मतलब जो लास्ट सेंसस का डेटा रहा होगा वो उसके ही लगभग लगभग सेम है। सो दिस इज द ओवरऑल ट्रेंड। तो बेसिकली ट्रेंड आपको कहाँ देखने को मिल रहा है ज्यादा, कि जहां पर पॉपुलेशन ऑलरेडी ज्यादा थी ऐसे टाउन्स बढ़ रहे हैं। तो सिटीज विथ मिलियन प्लस पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और सिटीज विथ ओवर 1 लाख पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। तो ये दो तरीके का ट्रेंड था जो हमको देखने को मिलता है इंडिया में। दिस वॉज ऑल अबाउट द डेटा। और अब बस लास्ट टॉपिक है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। अब इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो इफेक्ट देखो, हर चीज के दो दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं। अब जो लोग, अगर जैसे जो लोग जिम जाते हैं तो वो कहेंगे कि जिम जाने के बहुत अच्छे इफेक्ट्स भी होते हैं, पर कई बार जिम जाने के बहुत बुरे इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। जैसे कि आप कई बार ऑब्सेस हो जाते हो किसी चीज से। उसी तरीके से जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए ड्रिंक करना तो बहुत अच्छी चीज है, बेनिफिशियल है। वो मतलब दुनिया के सारे गम भुला देती है। लेकिन जो ड्रिंक करते हैं जो नहीं करते उनके लिए तो उसको पता है कि इसके क्या बुरे इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो लीवर डैमेज हो सकता है वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही हर चीज के दो, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही अर्बनाइजेशन के भी दो पहलू हैं। अर्बनाइजेशन के पहला पहला क्या पहलू है, बेनिफिशियल देखना है कि बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या है, और फिर हम देखेंगे उसके एडवर्स इफेक्ट। ठीक है। तो अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज देखनी है। तो सबसे पहले आप एक बात समझो, आप मुंबई में रह रहे हो अगर, तो मुंबई में देखो, आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रात को भी रिक्शा, 2 बजे भी रिक्शा मिल सकती है, 2 बजे भी ओला या उबर मिल सकता है। और फिर आपको अगर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चाहिए डे टाइम में, तो वो चीप से चीप रेट में भी मिल सकता है, मतलब कि एज चीप एज 5 रुपीज फॉर अ BEST बस, एंड एज चीप एज 10 रुपी फॉर लोकल ट्रेन। तो मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा है, प्लस एकदम अफोर्डेबल है। तो यहाँ पे लोगों को क्या हो रही है, कन्वीनियंस बहुत है। और आप देखो, आपके घर के नीचे ही आपको सारे शॉप्स मिल जाएंगे, खाने के शॉप्स मिल जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाओगे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको मेडिकल शॉप्स मिल जाएंगी, फिर बाद में हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, स्कूल बाजू में है, फिर मतलब ATM बाजू में, मतलब आप समझ रहे हो सारी चीजें एक पर्टिकुलर एरिया में ही है। तो ये चीज कन्वीनियंस शो करती है। पर आप यही गांव एरियाज में रहो तो आपको दूर कहीं जाना पड़ेगा मार्केट, तब जाके कुछ आप लेके आ सकते हो उस मार्केट से अपने घर तक। तो आप समझ रहे हो वहां पे कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कन्वीनियंस नहीं वहां पे। वहां पे अगर किसी को रात में अगर इमरजेंसी केयर की जरूरत है, पता चला किसी को रात में कोई हार्ट अटैक या कोई ऐसा पेशेंट हुआ जिसे बहुत अर्जेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसे यहां से वहां तक जाने में उसकी हालत खराब हो जाएगी, और उतने के बीच में वो चल बसेगा। तो ये जो चीजें है ना, कन्वीनियंस, ये आपको अर्बन एरियाज में मिलती है। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे, एजुकेशनल फैसिलिटीज, अगेन वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि अर्बन एरियाज में आप देखोगे यहाँ पे एजुकेशन ऑलमोस्ट हर कोई करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, लगभग लगभग सारे ही लोग जो है वो एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। पर रूरल एरियाज में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। प्लस यहाँ पे आपको अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको अच्छे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे, देन आपको अच्छे और स्कूल्स, फिर स्कूल तक आने जाने का अच्छा रास्ता, आप समझ रहे हो बहुत सारी चीजें। और इतना ही नहीं, आपको न्यू टेक्नोलॉजी वो भी आपको मिल जाएगी। हर एक चीज आपके डोर स्टेप्स पे अवेलेबल है अर्बन एरियाज में। इसकी वजह से क्या होता है, एजुकेशन को बूस्ट मिलता है। और एजुकेशन को बूस्ट मिलता है तो फिर पूरी इकोनॉमी, पूरा कंट्री एक साथ ओवरऑल डेवलप होता है। फ्यूचर जनरेशंस, हम उनके अंदर अच्छे सीड्स डालते हैं। सो एजुकेशन फैसिलिटीज अगेन अर्बन एरियाज में अच्छी होती है। आपको यहाँ देखो इंटरनेशनल स्कूल मिल जाएंगे, वो धीरू भाई अंबानी स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पे सारे फिल्म स्टार के बच्चे लोग पढ़ते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे फिजिक्स का क्लासेस सलमान खान देने के लिए जाते हैं, और GK का आलिया भट्ट। एनीवे, आगे चलते हैं हम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अभी आप देखो, मैंने आपको बताया ना ये इतना छोटा सा ही है, ये इतने छोटे से एरिया में सब कुछ है। मतलब यहाँ पे फिजिकल कैपिटल भी है, यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कैपिटल भी है। मतलब सारे ही रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज है, सब एक साथ एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। इतना अच्छा अरेंजमेंट आपको रूरल एरियाज में नहीं मिल सकता। वहां अगर फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज है तो पैसे ही नहीं है, और अगर गलती से कहीं पैसे आ गए तो फिर वहां पे आपको ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं दिखेंगे। आजकल गांव वीरान चल रहे हैं।
तो यही सारी चीजें होती है। वहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाता, वहां तरबतर रहता है। पर यहाँ पर सब एक जगह पर एकत्रित कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। आगे बढ़ते हैं। सोशल इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होता है। सोशल इंटीग्रेशन मतलब आप देखो, मुंबई जैसी सिटीज में आपको लगभग लगभग मिनी इंडिया देखने को मिल सकता है। लगभग क्या आप मान ही चलो कि मिनी इंडिया आपको देखने को यहाँ मिलेगा। इंडिया के सारे सारे पार्ट्स में से सारे लोग जो है इधर आते हैं और मुंबई में बसते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, आप अपने स्कूल में जाओगे तो आपको हिंदूज भी मिलेंगे, आपको मुस्लिम्स भी मिलेंगे, आपको सिख्स भी मिलेंगे, क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, जैन्स भी मिलेंगे। तो ये इन इसकी वजह से क्या होता है मालूम है, ये जो इंडिया का सोशल फैब्रिक है ना, वो डेवलप होता है। इंडिया का सोशल फैब्रिक डेवलप होगा और यहाँ पे एनमिटी की भावना कम आएगी, और साथ ही साथ जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं बनेगी, कि कट्टर जिसे कहते हैं ना वैसा नहीं हो पाएगा। और इससे एक फायदा ये है कि सोशल हार्मनी बनी रहेगी। एंड एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज पीस एंड हार्मनी। सो दिस इज व्हाट वी शुड एम फॉर। तो सोशल इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छा होता है अर्बन एरियाज में एज कंपेयर टू रूरल एरियाज में। अब मान लो अगर आप रूरल एरिया में हो, अगर किसी एकदम दूर के रूरल एरिया में हो जहाँ पे ट्रेडिशनली पॉपुलेशन किसी एक कम्युनिटी की ज्यादा है, तो क्या होगा कि उस पूरे एरिया में दूसरे कम्युनिटी को एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन देखा जा सकता है। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं जो सोशल इंटीग्रेशन वहां पे नहीं हो पाता है। इसके लिए यहाँ पे सोशल इंटीग्रेशन अर्बन एरियाज में ज्यादा होता है। आगे चलते हैं। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब सीधी सी बात है, जहाँ पे इतना सारा रिसोर्सेज एक जगह पे है, जहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ काम करने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज अगेन अच्छी है, तो यहाँ पर ना एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती है। आपने सुना होगा मुंबई में भले आप भूखे पेट उठो, लेकिन आप भूखे पेट सोने नहीं जाओगे। ये मुंबई की खासियत है। यहाँ पे सबको सबको लगभग काम मिल जाता है, भले ही वो 5,000 का ही काम क्यों ना हो, पर सबको काम मिल जाता है। और यही चीज रूरल एरियाज में नहीं हो पाती है। इसीलिए वहां पे लोगों के पास काम नहीं है, इसीलिए क्राइम्स भी वहां पर है, इसीलिए बहुत सारी चीजें वहां पे, लोगों का न्यूट्रिशन लेवल्स अच्छा नहीं है, एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है, और बहुत सारे फैक्टर्स जो वहाँ की पूरी सोसाइटी को चेंज कर देते हैं। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्बनाइज करना। और आपको पता है गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है, अमृत स्कीम, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन ऑफ अर्बन एरियाज एंड समथिंग ऐसा कुछ है। तो ये अमृत स्कीम जो है ना, ये भी क्या कर रहे हैं वो, डेवलप करने के लिए, अर्बनाइजेशन को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, रीप इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब आपको पता है? ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। दो और दो पांच होते हैं। अभी आप बोलोगे सर दो और दो तो चार होते हैं, दो और दो पांच कहाँ होते हैं? नहीं, दो और दो पांच होते हैं। मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, मैं तो दो और दो पांच को ही मानता हूँ। क्योंकि देखो, जब दो लोग और साथ में दो लोग मिलकर काम करेंगे ना, तो वो पांच का आउटपुट देते हैं। अगर वो अच्छे से काम करे, उनको हम अच्छे से अगर यूज करें। इसके लिए मुझे एक नए स्लाइड की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एक स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे वर्क करती है। जैसे मान लेते हैं कि दिस इज योर इंडिया, ओके। ये आपका इंडिया है, और ये हमारा इंडिया। यहाँ पे हमारा बेटा है जिसे हमने डिसोन कर दिया है, ठीक है। दिस इज इंडिया। अब देखो, यहाँ पे दिल्ली है, दिस इज मुंबई, और यहाँ पे मान लेते हैं, ये देखो ये वेस्ट बंगाल है। अब इंडिया में क्या है, एक प्रोजेक्ट चालू है जिसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है, डीएफसी। इसमें होता क्या है कि हमने ऐसे इन दो सेंटर्स को, क्योंकि देखो यहाँ पे भी समंदर है, अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो ये स्टेट्स के पास तो कोई समंदर नहीं है ना जो ऊपर है, इन पार्ट्स में तो हमारे पास समंदर नहीं है। पर इनको कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, हमने रेलवे की लाइंस बिछा के रखी है। और ये रेलवे की लाइंस क्या करेंगी, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये स्पेशली बनी ही इसलिए कि ये क्या कर सके, गुड्स को अराउंड 120 टू 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर जाए। मैंने कल ही आपको बताया था कि जिस देश के पास रफ्तार होती है वो देश अपने आप आगे बढ़ता है। तो ये फ्रेट को कैरी करने के लिए लेकर जाए, और यहाँ पे लगभग लगभग 2 किलोमीटर लंबी जितनी ट्रेन बनाई जाएगी, वो भी डबल डेकर,
तो एक के ऊपर एक डब्बे रहेंगे ऐसे, डबल डेकर ट्रेन रहेगी जो चलेगी इस स्पीड पे। तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारा सामान 10 घंटे में दिल्ली से मुंबई। और अगर समझो किसी को रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं यहाँ पे दुबई है, ठीक है, और दुबई में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है प्रेशियस स्टोन्स की, और यहाँ पे राजस्थान के कुछ एरियाज है जहाँ पे बहुत अच्छे स्टोन्स होते हैं, वो स्टोन्स में ही स्पेशलिस्ट है। यहाँ पे जो है अपना फैजाबाद, सॉरी फैजाबाद नहीं, यहाँ पे फिरोजाबाद है, वहां की चूड़ियां बहुत फेमस है। समझो मान लेते हैं कि वहां पे स्टोन्स के साथ साथ आपको चूड़ियों की भी रिक्वायरमेंट है, बैंगल्स की भी रिक्वायरमेंट है, या बैंगल्स की ना भी हो तो इत्र की रिक्वायरमेंट है। तो इत्र की रिक्वायरमेंट के लिए अब ये दो सिटीज समझो ये लोग बहुत फेमस है। तो अब क्या होगा, ये तो गाड़ी आ ही रही है ना यहाँ से स्पीड में, वो क्या करेगी, इनका माल लेके आएंगी और फटाफट यहाँ पहुंचाएंगी, और ये यहाँ से लोडिंग होगा पोर्ट पे, और पोर्ट से सीधा चला जाएगा दुबई। तो कितना जल्दी पहुंच गया। ऐसे में होगा क्या, कॉस्ट बचेगा, और साथ ही साथ डिलीवरी भी जल्दी जाएगी, गुडविल भी बनेगा, और बेसिकली हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाएगा। तो इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ना हर जगह पे जहां पे ये रेलवे लाइन गुजरी है ना, वहीं से इंडस्ट्रीज बना दी जाएंगी। अब एक इंडस्ट्री कहीं ना कहीं दूसरी इंडस्ट्री को हेल्प करती है किसी ना किसी चीज में, तो इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अनदर एग्जांपल अगर लें तो जैसे एक पूरी ये स्ट्रीट है जहाँ पे फास्ट फूड, जैसे खाऊ गली है, फास्ट फूड का चेन है, और यहाँ पे एक डेयरी वाला है, उसको पता था भाई सबसे बढ़िया यही डेयरी खोलो, क्योंकि दही की रिक्वायरमेंट लगभग लगभग सारे फास्ट फूड में चलती है। अब वो क्या करेगा, वो इसको भी दही बेचेगा, इसको भी दही बेचेगा, इसको भी दही बेचेगा, इसको भी दही, और सारे शॉप्स को भी दही एक ही सेलर से मिल रहा है, प्लस इनका भी काम आसान हो गया, वरना ये कहीं और जाते, ये कहीं और जाते, तो इनको मतलब समझ रहे हो सबका टाइम बच रहा है। इसी को कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो आप सोचो जब सारी चीजें एक ही जगह पे होगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिल जाएंगी। देन ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का भी ग्रोथ होता है बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी ज्यादा लोगों को सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, इंश्योरेंस फैसिलिटीज चाहिए, ट्रेड फैसिलिटीज चाहिए, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज चाहिए, तो सर्विस सेक्टर भी ग्रो होगा। सो दीज वर सम बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अब चलते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन एंड देन विल एंड अप द सेशन। तो एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स में है सबसे पहला इफेक्ट है ग्रोथ ऑफ स्लम्स। अब एक बात समझो, जब सारे लोग एक साथ एक छोटी सी जगह पे आ जाए ना, जैसे इतनी सी जगह थी उसी में सब आ जाए, तो सबके रहने के लिए तो जगह हो नहीं सकती। और प्रॉपर्टीज आप मुंबई में तो मान के चलो कि मुंबई में जो प्रॉपर्टीज है उतनी महंगी प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं है। ये मुंबई में न्यूयॉर्क से भी ज्यादा महंगी प्रॉपर्टीज चल रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं है कि वो एक छोटे से फ्लैट के लिए 1 करोड़ रुपए दे दें, तो वो क्या करेंगे फिर, स्लम्स, इलीगल ड्वेलिंग्स बना के रहेंगे। और ऐसे में क्या होगा, फिर स्लम्स जितना ज्यादा ग्रो होगा उतना ही ज्यादा स्लम्स के ग्रो होने की वजह से बहुत ज्यादा कंजेशन और बहुत ज्यादा क्राइम्स और बहुत सारी चीजें जो इल इफेक्ट्स होते हैं स्लम्स के साथ आते हैं, वो सारी चीजें एक साथ हो सकती हैं। साथ ही साथ स्लम्स आने की वजह से वहां सैनिटेशन नहीं होगा, वहां क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बीमारियां फैलने के चांसेस ज्यादा है, डिजीजेस भी बढ़ेंगे। तो ये आप समझ सकते हो ये कैसा है, रिपल इफेक्ट है। रिपल इफेक्ट मतलब क्या होता है, एक ऐसा लेक है, उस लेक में एक कंकड़ डाल दो, तो वो कंकड़ डालने के बाद देखो ऐसे वो जो बाहर तरंगे निकलती है ना कंकड़ डालने के बाद, तो ये इसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। तो इसी तरीके का है कि अर्बनाइजेशन तो हो गया, लेकिन अब इसका रिपल इफेक्ट यही सब है। सबसे पहला क्या है, ग्रोथ ऑफ स्लम्स। देन सेकंड इज कंजेशन। इतना ज्यादा भीड़ जब एक साथ एक सिटी में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कंजेशन की प्रॉब्लम बहुत होगी और ट्रैफिक इश्यूज बहुत ज्यादा होगी। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि मुंबई का ट्रैफिक इज वन ऑफ द वर्स्ट। और बेंगलोर वगैरह भी देखो आपको यही सब देखने को मिलेगा कि अर्बनाइजेशन के ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। कंजेशन बहुत होगा, ट्रैफिक बहुत होगी, तो नॉइस पोल्यूशन बहुत होगा, एयर पोल्यूशन बहुत होगा, और साथ ही साथ लोगों को टाइम काम में भी डिले होगा। और नॉइस पोल्यूशन के भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, कई बार लोगों का मेंटल स्टेट बिगड़ जाता है, साथ ही साथ उनके बॉडी में केमिकल चेंजेस भी आने लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉइस पोल्यूशन। ये छोटी सी चीज नहीं है, हमको लगता है कि बस एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन ही सब कुछ है, नहीं, नॉइस पोल्यूशन भी बहुत खतरनाक होता है। आगे, ओवर क्राउडिंग। अगेन, इंडिया में क्या होता है,
अब यहाँ पे जो अर्बन एरियाज है वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ मचने की वजह से ओवर क्राउडिंग हो जाती है। ओवर क्राउडिंग होने की वजह से अगेन यही सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी आपको बताए वो सारे होने लगेंगे। देन एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा, जो एमिशन होगा, पोल्यूशन होगा, वो सारी चीजें होना शुरू हो जाएगी अर्बनाइजेशन की वजह से। देन राइजिंग क्राइम। अब एक बात समझो, लोगों के पास एक तो इतने सारे लोग आ गए और सब ऐसी बुरी हालत में रह रहे हैं। और उसी में क्या होता है कई बार की अनएम्प्लॉयमेंट का भी मुद्दा जो हमने कल देखा था कि कई बार एम्प्लॉयमेंट नहीं भी मिल पाता है। अब किसी को इतना भी, अब समझो किसी को 5,000 महीने की जॉब मिली है, तो अर्बन एरिया में 5,000 कैसे वो निकालेगा, अपना काम कैसे खर्चा निकालेगा। तो इसके लिए फिर वहां पे क्या होता है, क्राइम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और याद रखना, सारे धर्म एक तरफ, रोटी वाला धर्म एक तरफ। और एक भूखे का सबसे बड़ा धर्म होता है रोटी। और कई बार ये रोटी जो होता है ना, ये लोगों को टेररिस्ट भी बना सकता है। ये इतनी ज्यादा इसका इम्पैक्ट है, लोग क्राइम करना शुरू कर देंगे अपना पेट भरने के लिए। तो यहाँ पे हमें एज अ गवर्नमेंट हमारा हमारा काम क्या होना चाहिए कि लोगों के पेट में कम से कम अच्छी 2 वक्त की रोटी हो और उनका न्यूट्रिशन लेवल्स भी अच्छा रहे। ठीक है। राइजिंग क्राइम्स, अगेन स्लम एरियाज में आपको क्राइम्स भी देखने को बहुत सारे मिलेंगे। सिर्फ स्लम एरिया में ही नहीं, जब अगर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्राइम बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे थेफ्ट, बर्गलरी, देन उसके बाद रेप्स और बहुत सारे अदर क्राइम्स। देन वाटर स्कैरसिटी। वाटर तो लिमिटेड है और लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऐड हुए जा रहे हैं, तो वाटर की तो स्कैरसिटी है ही। अब देखो ना, पानी को भी खरीद के पीना पड़ता है। मतलब आप समझो, जो चीज नेचर ने फ्री में दी थी उसका भी दाम लगाना पड़ रहा है और अच्छा खासा पैसा उसका लेते हैं। छोटा सा बॉटल देंगे, उसको 10 रुपए में बेचेंगे। मतलब पानी को भी बेच दिया और पानी खरीदना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाटर स्कैरसिटी थिंग। ओके। देन अदर एडवर्स इफेक्ट क्या है, बहुत ज्यादा वेस्ट और गार्बेज होगा, जिसका मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो अगेन डिजीजेज एंड पोल्यूशन होंगी। देन फूड की डिमांड भी बढ़ जाएगी अर्बन एरियाज में, और साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लगेगा और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगेगी। आप देखो, अर्बन एरियाज वर द मोस्ट अफेक्टेड व्हेन कोविड-19 पैंडेमिक हिट द कंट्री, बिकॉज अगेन यहाँ पे क्या है, लोग, अभी हमने देखा था ना, सिर्फ सेंसस टाउन्स में ही 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, उससे ज्यादा लोग रहते हैं। अब आप समझो, इतने इतने सारे लोग इतने कम एरिया में रह रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी होता है। बहुत सारे डिजीजेस ऐसे हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं और वो सारे ही डिजीजेस फैलना शुरू कर देते हैं। आगे, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, अगेन फॉर द पुअर वंस, स्लम वगैरह की वजह से लोगों को अच्छा घर नहीं मिलता और फिर बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सो दीज वर सम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। सो इन एंड ऑल हमने आज क्या क्या देख लिया, एक क्विक रिकैप। अर्बनाइजेशन के बारे में हमने जान लिया, अर्बनाइजेशन एज पर यूनाइटेड नेशंस क्या होता है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। ये वाला डेफिनेशन लिख कर आना। देन अर्बनाइजेशन इन इंडिया, वहां पे हमने देखा था 2 तरीके के अर्बनाइजेशन होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी टाउन्स और दूसरा होता है सेंसस टाउन्स। तो 2 तरीके के टाउन्स, स्टैट्यूटरी टाउन्स जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन या कोई सिविक बॉडी होगी जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करेगी, उसे कहेंगे स्टैट्यूटरी टाउन्स। और सेंसस टाउन्स क्या होते हैं, जहां पर 5,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, या 75%, और मतलब नॉट या बट, और उसके साथ साथ एंड 75% से ज्यादा जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है, it is engaged in non-agricultural activities, and the population density is at least 400 persons per square kilometer, which is governed by rural local bodies and panchayats। ये हमने देख लिया था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे चैप्टर का। देन अगेन सेंसस 2001 एंड 11 के हिसाब से हमने देखा कि टाउन्स की ग्रोथ हो रही है, दोनों ही स्टैट्यूटरी और सेंसस टाउन्स की। एंड द स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंसस टाउन्स इज वेस्ट बंगाल विथ 780 टाउन्स। मिजोरम हैज नो सेंसस टाउन्स। देन ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन भी हमने देख लिया था कि पहले अर्बन पॉपुलेशन सिर्फ 6 करोड़ थी, बट अब लगभग 51 करोड़ होने को आई है। और दूसरा, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन भी हमने देखा था, ओनली 17.3% was population was urban in 1951, but now 35.87% people reside in urban areas. So this shows the growth of urban population. Then the trends in urbanization, we saw that cities with million plus population are increasing. Earlier they were only 23 in number in 1991, then they increased to 48 in 2022. And the population living in towns, class 1 towns and class 2 towns,
वहां पे क्लास वन टाउन्स में क्या होता है, ओवर 1 लाख पॉपुलेशन, इट इज इंक्रीजिंग, एंड क्लास टू टाउन्स हैज समवट बाय एंड लार्ज रिमेन कांस्टेंट। देन इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन में हमने बेनिफिशियल इफेक्ट्स देख लिए थे, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन। आगे हम देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अर्बनाइजेशन। आई होप आपको ये समझ गया होगा, और इसी तरीके से इकोनॉमिक्स रिलेटेड और किसी भी वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद।